हाय फ्रेंड्स, जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, शीट सॉल्व कर रहे थे, उस शीट में दो प्रॉब्लम था जिसमें मैंने बोला था कि हम आपको चेक करके बताएंगे 4th नंबर में, और 9th नंबर में एक नया कंसेप्ट था, ठीक है ना, जो कि हमने आपको नहीं बताया इसलिए कि वो आपके सिलेबस में नहीं था, ठीक है। बट ठीक है, क्वेश्चन आ गया तो हम आपको वो भी थोड़ा थोड़ा हिंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सॉल्व हो जाए। तो ये डीबीपी 32 का क्वेश्चन नंबर 4 था और क्वेश्चन नंबर 9 था। डीबीपी 32 में जो हम लोग कर रहे थे वो बिल्कुल सही था, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं था, आंसर में कुछ फॉल्ट है, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है कि अ बॉडी ऑफ मास 0.001 kg executes a simple harmonic motion about x is equal to 0 under the influence of a force shown below. The period of SHM, आपको पीरियड ऑफ SHM निकालना था, मतलब टाइम निकालना था। तो एक बात तो यहाँ दिया हुआ था कि F जो था वो था 8 न्यूटन एट x इज इक्वल टू -2 मीटर, ओके। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, F अपॉन m। अच्छा, मास कितना है, तो मास यहाँ दिया हुआ था 0.01 kg, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F अपॉन m। तो F अपॉन m कितना हो जाएगा, F अपॉन m, तो 8 अपॉन 0.01 एंड दैट इज 800 न्यूटन, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरा बात हमको पता है कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो a कितना आ गया, a आ गया 800 और माइनस ओमेगा स्क्वायर, और x कितना है तो -2, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया 800/2 दैट इज 400 एंड ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट 20 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इससे आप क्या निकाल सकते हो, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, सो इट इज 2 पाई अपॉन 20, सो 2 से 10 बार में कटा, और ये पाई अपॉन 10 कितना हो जाएगा 0.314 सेकेंड, जो कि आपके आंसर में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। ए बी सी डी किसी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। कई बच्चे कहेंगे कि सर डी 0.30 है, डी जो है 0.30 सेकेंड है, बट ये भी सही नहीं है, हमको यहाँ 0 नहीं लेना चाहिए। अगर करेक्टली देखा जाए तो 0.31 होता तो हम मान लेते, लेकिन यहाँ 0.30 है, ठीक है ना। तो टेक्निकली दिस इज नॉट करेक्ट फॉर दिस आंसर, ओके। सो इसका आंसर गलत है, जो हमने करा था पहले भी इतना ही आया था, तो ये सही था, बिल्कुल मैंने चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 9। पहले इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको नया कंसेप्ट सीखने की आवश्यकता है, तो पहले पढ़ लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो डैम्पिंग सिस्टम से है, ठीक है ना। हम लोगों ने भी पढ़ा है डैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन, आपको याद होगा ये हम लोग पढ़े हैं डैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन, ठीक है। डैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन में जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया था, आपको याद होगा, मैं लिखता हूं यहां पे, डिस्प्लेसमेंट जो आया था वो कुछ ऐसा आया था, y इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा n t साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। आप चेक कर लीजिए, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इतना ही आया था उसका सॉल्व करके, ठीक है। जो कि आपको वीडियो प्रॉब्लम से पहले वाले लास्ट वीडियो, जो थ्योरी पोर्शन का लास्ट वीडियो था, उसमें ये दिया हुआ था, ठीक है, एसएचएम पार्ट 11 में। तो अब कहने का मतलब है, ठीक है सर ये आया था, हमने सारा चर्चा, इसका ग्राफ जो था सब हम बना लिए थे, सब अच्छे से बना लिए थे, दैट इज मोर देन इनफ। वो जो पढ़ाए थे वो मोर देन इनफ था। लेकिन यहाँ पे जब सवाल एनर्जी से आया है तो मुझे इसकी एनर्जी की भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम इसका एनर्जी देखें, ध्यान से देखिएगा, अगर इसका एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितना होता है उस समय, अगर कोई स्प्रिंग है और वो डिस्प्लेस है, अगर कोई एनर्जी है, ये है आपका डैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन, अगर इसको हम x तक डिस्प्लेस करें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी इसका आएगा वो आएगा हाफ kx स्क्वायर
और प्लस इस समय इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगा, हाफ mv²। ठीक है, ये कंडीशन आएगा सबसे पहली बार। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसको d/dt करें, व्हाट इज d/dt? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एनर्जी का क्या एग्जॉर्शन है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में एनर्जी चेंज हो रहा है क्या? देखिए, जब डैम्पिंग नहीं था तो d/dt 0 आता था क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता था, लेकिन ऐसे सिस्टम में एनर्जी लॉस तो हो रहा है। तो अगर लॉस हो रहा है तो उसको हमको कंसीडर करना पड़ेगा। एंड दिस गिव्स यू व्हाट, ये क्या दे रहा है आपको? ये दे रहा है चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो चेंज कहां गया? वही तो डिसिपेट कर गया। ठीक है ना, दिस इज व्हाट, इसको क्या बोलेंगे? डिसिपेशन ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब इसको आप क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। इफ यू डिफरेंशिएट इट, इट वुड बी 1/2 k इंटू 2x इंटू dx/dt प्लस 1/2 m इंटू 2v इंटू dv/dt। ठीक है, अब करना क्या है समझिएगा बात को। एक एक्सप्रेशन आएगा जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा v और v वहां से कॉमन आएगा तो उसको ले ही लेते हैं। तो अब देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, 1/2 इंटू वी dx/dt और उधर से वो v, तो इधर कितना आ गया? अच्छा, दूसरी बात है 2v आएगा कॉमन। बच क्या गया? बच गया आपको kx प्लस ये कितना आ गया? m 2v तो ले लिए कॉमन और a ये आ गया आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये 2 से 2 चला जाएगा। इतना तक तो हमको समझ में आता है सर कितना आएगा। ठीक है, अब यानी कि d/dt यहाँ 0 नहीं होगा, d/dt इतने के बराबर है। अब इतने के बराबर कैसे है वो भी निकालते हैं। देखिए, अगर आप इक्वेशन ध्यान होगा आपको तो इक्वेशन हम लोग कुछ ऐसा लिखे थे इस सिस्टम का, m इंटू a इज इक्वल टू bv प्लस kx। याद है? दिस वन, सॉरी दिस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे हमको एक चीज आ गया, हमको क्या चाहिए? ma प्लस kx। तो ma प्लस kx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स bv। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम 1 विल सी कि d/dt इज इक्वल टू माइनस v इंटू v²। ठीक है, तो जो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी पे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन याद रखिए, कभी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर डिसिपेशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम? दिस वन। ठीक है, पहले तो इसको नोट कर लीजिए। एक एक्सप्रेशन ये हो गया, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है ये सब कुछ। ठीक है, अब आ गया तो सोचे बता ही देते ये सब। आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, एनर्जी कितना है इसके पास? अगर टोटल एनर्जी बात करी जाए तो कितना है? तो हाफ इंटू के इंटू x² होता था। यहां x की जगह क्या लेंगे समझिएगा। अगर हम यहां पे इसको a0 ले लें, ठीक है, इसको ले ले a0, तो ये क्या है? हाफ इंटू के x² होता था, यहां a² करेंगे। अब a क्या है? तो a है आपका a0 इंटू e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी। ये है कि नहीं? आई बात समझ में? ये वाला कंडीशन, इज दिस ओके? सो चलिए ठीक है, समझ में आया सर? अच्छा, अगर यहां से देखें तो d/dt कितना आएगा? दैट इज 1/2 k a0² हम रख दिए इसमें
और ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस 2 जीटा ओमेगा एन टी इंटू माइनस 2 जीटा ओमेगा एन। आप चेक कर लीजिए, इट इज नथिंग बट जस्ट अ कैलकुलेशन। ठीक है, सो डी बाई डी टी क्या हो गया 1/2 के। अच्छा, इस ए नॉट, जैसे इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट इंटू, पहले तो ये लिख लीजिए आप 2 जीटा ओमेगा एन, उसके बाद आते हैं ए नॉट ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी। इसका स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं इसको, और ये क्या है फिर ए, दिस इज व्हाट, 2 से 2 से चला जाएगा के जीटा ओमेगा एन इंटू ए स्क्वायर। पहली बात तो ये भी एक एक्सप्रेशन है डी बाई डी टी का। अच्छा, माइनस भी है ना, तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस क्यों आया, क्योंकि ये तो एनर्जी चला जा रहा है। देख लीजिए। अच्छा, अब यहां देखिए, अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जाए तो टाइम बढ़ेगा तो ये पोर्शन घटेगा, टाइम अगर बढ़ेगा तो ये पोर्शन घटेगा, मतलब समय के साथ एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। पहली बात तो ये एक एक्सप्रेशन ये आ गया, ये उसी के बराबर है जो पहले आया था ना माइनस बीवी स्क्वायर, ये उसी के बराबर है। ठीक है, ये जो है ये उसी के बराबर है। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए। दूसरी बात, एक चीज और आपको समझ में आया होगा कि जो एनर्जी है ये तो कांस्टेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है। ये आप याद रखिए, बाद में भी काम आएगा। यानी कि एसएचएम का जो एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। वो एम्पलीट्यूड तो समय के साथ घट रहा है ना, समय के साथ घट रहा है ना। याद है ये ग्राफ बनाए थे, एम्पलीट्यूड घट रहा था एक्सपोनेंशियली, एम्पलीट्यूड तो घटता है, तो एम्पलीट्यूड तो घट रहा है तो साथ साथ एनर्जी भी घटेगा। ठीक है, खैर मुझे जो काम है वो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है। लिख लीजिए सबसे पहले, पहला अप्रोच वो, दूसरा अप्रोच ये। ठीक है, तीसरा जो है वो जस्ट एक क्वालिटेटिव अप्रोच है, जस्ट एक क्वालिटेटिव अप्रोच है। क्वालिटेटिव अप्रोच ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ डैम्प्ड फ्री सिस्टम। अब इसका क्वालिटेटिव अप्रोच क्या है भाई साहब, तो वो ये है कि एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, है भी तो। समय बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। और मुझे क्या पता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। और अगर ये ऐसा है तो इसको हम यहां पुट कर सकते हैं, तो पुट करने के बाद क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। यानी कि एक चीज ये दिया कि ए स्क्वायर इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट। हाँ, ये मेरे काम का चीज है, और इसको याद भी रख लिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू टाइम जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। ये जस्ट एक क्वालिटेटिव अप्रोच है, सोच से बनाया गया है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली इसका ग्राफ देखा गया तो भी बिल्कुल वैसा ही आया। ठीक है, इसको देखिए, इसको लिख लीजिए। तो ये तीन चीज था जो याद करने वाला था। एक तो था डी बाई डी टी बराबर माइनस बी वी स्क्वायर, एक था डी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन ए स्क्वायर के ए स्क्वायर, और तीसरा ये वाला। तो एनर्जी ऑफ द डैम्प्ड सिस्टम के केस में ये तीन चीजें याद रखिए। ये क्वालिटेटिव अप्रोच है, वो क्वांटिटेटिव अप्रोच है। ठीक है, ये जस्ट एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो ये जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सटीक बैठा।
कैसे चेक किया गया? ग्राफ पे। ग्राफ में कैसे चेक किया गया? तो ग्राफ में चेक किया गया कि ऐसे लिया गया ए स्क्वायर और टी, इसका जब ग्राफ लिया गया। अच्छा बताएं, ए स्क्वायर और टी ये दोनों कैसा रिलेशन है? ये हाइपरबोलिक रिलेशन है। तो ये जो आया वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ये ऐसा रिलेशन आया और आया भी। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे इस पे तो यही रिलेशन आता है। ये क्या सिग्निफाई करता है कि ए स्क्वायर और टी में हाइपरबोलिक रिलेशन है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इतना करने के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि टू स्टडी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी स्टूडेंट प्लॉट्स अ ग्राफ बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ टाइम एंड एम्पलीट्यूड, द ग्राफ वुड बी। सीधी बात है। अब बताइए इसके सॉल्यूशन में कौन सा फॉर्मूला ले, पहला, दूसरा, तीसरा? तो आंसर है तीसरा। तीसरा फॉर्मूला ए स्क्वायर टी बराबर कांस्टेंट है। दोनों साइड रूट ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? रूट सी। अब रूट सी भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, एक नया कांस्टेंट है। चलिए ए रूट टी बराबर कांस्टेंट। बट ए और रूट टी ये दोनों भी तो हाइपरबोलिकली है ना, ये दोनों भी जो है उन दोनों में कैसा रिलेशन है? ये भी तो भाई साहब हाइपरबोलिक ही है। बात कुछ आई समझ में? तो व्हाट इज द आंसर? 2 हाइपरबोला। इट इज हाइपरबोलिक। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। कर लीजिए। ये सब अच्छे अच्छे सवाल सब है। आई बात समझ में? इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगेगा और दिमाग तो आप लोग के पास है ही पूरा। लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए वीडियो। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं एक और क्वेश्चन। मेरे से एक बच्चे ने पूछा था तो हम अच्छा आप देखिएगा प्रॉब्लम वाले वीडियो में मैंने 4 और 10 लिख दिया है। वो 10 नहीं, वो 9 है। 10 मैंने बता दिया है, ठीक है ना? तो मिसप्रिंट है, उसको सही कर लीजिए। चलिए अब मेरे से एक बच्चे ने पूछा एक और सवाल। इसमें ये हो गया और ये हो गया। मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि सर DPP 30 जो है मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए। सर मेरे से छूट गया था ये बता दीजिए। कोई बात नहीं है, बट ये क्वेश्चन देखा जाए दैट इज वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये है, वन एंड ऑफ अ लाइट इन इलास्टिक स्ट्रिंग इज टाइड टू अ हीलियम फिल्ड बैलून एंड इट्स अदर एंड इज टाइड टू बॉटम ऑफ वाटर फिल्ड कंटेनर at point O. Okay, the container lies on a fixed horizontal surface and is pulled towards right with constant horizontal acceleration of magnitude A. Okay, assuming no relative motion between balloon and water with respect to container, the string will incline with vertical passing through O by an angle. बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, बट ये SHM से रिलेटेड सवाल नहीं है, ये फ्लूइड का सवाल है। ठीक है, कोई बात नहीं है, बट ये सवाल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आपको सोचने पे मजबूर करता है ये सवाल। मेरी बात समझिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा है। हो गया, बहुत टाइम पास हो गया। चलिए उसके बाद क्या हुआ, इसमें एक बलून है।
ये ऐसे बलून है इसमें, ठीक है, और इसमें जो है वो हीलियम भरा हुआ है, ये लिखा हुआ है सवाल में। ठीक है, इसमें भरा हुआ है हीलियम, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब है सर ये सिस्टम कैसे बिहेव करेगा जब हम इसको एक एक्सेलरेशन ए से यहाँ पे खींचेंगे, ठीक है, किधर जाएगा ये, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा। अक्सर बच्चे 95% बच्चे बोलेंगे कि बलून पीछे जाएगा। देख के ऐसा भी लगता है, और कोई नया बंदा अगर पढ़ा रहा है तो वो भी उसको यही लगेगा कि वो पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर कार है, मेरी बात समझिएगा, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मान लीजिए अगर ये कार है, ठीक, और यहाँ पे एक लगा हुआ है पेंडुलम, तो कार अगर इधर जाएगा तो ये किधर जाता है, इधर जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, वो जाता ही है पीछे। लेकिन यहाँ पे ये आगे की तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, थोड़ा समझने की बात है, ठीक है, करते हैं इसको, ठीक है, समझिए। अगर इस बलून को देखा जाए, इस बलून को, ठीक है, पहले तो इस बलून को देखा जाए, ठीक है, इस बलून में एक तो इस पे लगेगा बॉइंट फोर्स, दैट इज एफ बी, और वो होता है रो डब्ल्यू वी इंटू जी। रो डब्ल्यू क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, और रो इंटू जी इंटू वी इंटू जी, ये इसका मास, इसमें मास तो है ना जो नीचे की तरफ होगा, और इसका जो बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ होगा। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में देखते हैं क्या होगा। हॉरिजॉन्टल जो देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको याद होगा दोस्तों कंसेप्ट कि मैंने बॉइंट फोर्स कैसे पढ़ाया था। अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि इसमें अभी तो बलून है ना, पहले क्या था, इसमें पहले पानी था, तो पानी को डिस्प्लेस करके ये है, तो पानी को सपोज करिए कि डिस्प्लेस जो किया गया है, तो पानी तो यही है ना, यही ना निकाले हैं, ये वाला इसमें से निकाले हैं, जिसके जगह पे बलून आ गया हुआ है। हुआ तो एक्चुअली यही है, पानी की जगह यहाँ बैलून आ गया है, उसका पानी को हम यहाँ ले लिए हैं। ये पानी अगर यहाँ पे होता तो क्या ये स्टैटिक होता, कोई हलचल थोड़ी ना होगा। अगर ग्लास है, ग्लास में पानी है तो कोई हलचल थोड़ी ना है। तो अगर हम इसका एक पोर्शन उठा लें तो इस पोर्शन का भी नेट फोर्स तो जीरो ही होगा ना, ये थोड़ी ना हिलेगा पास्कल्स लॉ के हिसाब से, ये थोड़ी ना इधर उधर एक्सेलरेट करेगा, ये तो शांत रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। और पास्कल लॉ ये बोलता भी है कि चारों तरफ से फोर्सेस क्या लगते हैं, प्रेशर क्या लगता है, सेम लगता है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इस लिक्विड पार्टिकल को लिए, वाटर पार्टिकल को लिए हैं, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था रो डब्ल्यू वी इंटू जी नीचे की तरफ इसका वेट, और दूसरा लग रहा था एफ बी। क्योंकि ये स्टैटिक है तो हमको ये समझ में आ जाता था कि एफ बी जो है वो रो डब्ल्यू इंटू वी इंटू जी है, इसी से हम पढ़े थे। और जब ये वाटर पार्टिकल हटा देंगे तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा। जब ये वाटर इसमें से जब हम हटा लिए तो ये वाला जो इसका वेट है वो तो चला गया, लेकिन वेट चला गया, एफ बी नहीं गया, एफ बी तो है ही ना। अगर इस वाटर को हटा लिए तो ये हो गया खाली, खाली जगह पे क्या एफ बी तो है ही ना, mg ने चला गया है, एफ बी तो है, ये है, वही एफ बी है। इसी आर्गुमेंट से हम लोग बॉइंट फोर्स पढ़े थे पहले, ठीक। तो एफ बी आ जाता है रो डब्ल्यू वी इंटू जी, और हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इंटू जी, ठीक। अच्छा, अब इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी देखा जाए। अगर उस वाटर एलिमेंट को हम यहाँ लिए हैं, इसलिए लिए हैं ताकि हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को एनालाइज कर सकें। अगर देखा जाए तो जब ये स्टैटिक है तो F1 है और ये भी F1 है। अगर देखा जाए तो ये F है और ये भी F है, मान लीजिए दोनों बराबर है क्योंकि स्टैटिक है। लेकिन ऐसा है नहीं। अब इसको क्या किया गया, एक्सेलरेट किया गया है। क्या किया गया है, एक्सेलरेट किया गया है। तो ए, ठीक है, अब तो फोर्सेस में चेंजेस आएंगे ना क्योंकि एक्सेलरेट हो गया। तो दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा है, तो दोनों में से ये फोर्स ज्यादा है क्योंकि हम इस तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये हो गया F1 और ये हो गया F2। मेरी बात आ रही समझ में? तो अगर देखा जाए कि हम समझ गए सर कि इस पे नेट फोर्स ज्यादा है, इस पे जो फोर्स है
इस तरफ ज्यादा है। अब हम आपसे ये पूछे कि F1 माइनस F2 कितना है। अच्छा, इसमें ज्यादा कितना है? F1 माइनस F2 इतना ही ना ज्यादा फोर्स आया है, और वो है कितना? तो वो है m इंटू ए। अब इसमें m इंटू एम कितना है? तो रो W v इंटू ए। पहली बात तो ये आप लिख लीजिए इसको, यानी कि अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो इस पोर्शन में जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितना होगा? वो इतना होगा। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको एनालाइज करते हैं। ये कंसेप्ट है। आप वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए। चलिए, अब यहां पे ये लग रहा है, अब यहां पे इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? तो रो W v इंटू ए। अच्छा, हम जो है जो इसका फ्रेम है हम इसी में खड़े होकर बात कर रहे हैं। मतलब हम इसके ये ऐसे कर रहे हैं ना, तो हम यहीं खड़े होकर बात कर रहे हैं। मतलब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहेंगे तो हमको क्या करना होता है? एक पे करना होता है, एक टिकट, जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स कितना होता है? तो मास इसके अंदर जो है, यानी कि m इंटू जी, और एक्सेलरेशन किसका? सिस्टम का। और ये कितना हो जाएगा? तो रो इंटू जी इंटू वी इंटू ए। ठीक है, ये कहानी। अब इसके नेट फोर्स को हम देखते हैं। नेट फोर्स देखा जाए तो इधर लग रहा है। अच्छा, कौन ज्यादा है इन दोनों फोर्स में से? v इंटू ए तो कॉमन है, और रो W रो जी से बहुत ज्यादा है भाई साहब। रो W जो है रो जी से बहुत ज्यादा। रो जी कितना होगा? बहुत कम, एयर से भी कम होता है हीलियम का डेंसिटी। तो वो तो इस तरफ पॉइंट करेगा, और वो हो जाएगा रो W माइनस रो जी इंटू वी इंटू ए, पहली बात। और दूसरा ये क्या है? ये रो W माइनस रो जी इंटू वी इंटू जी। ठीक है, ये हुआ। अब ये हुआ फोर्स। ठीक है, अब इसको पकड़ेगा कौन? तो धागा। टेंशन भी तो है। इस दोनों फोर्स को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? ये टेंशन। ये टेंशन नहीं आया समझ में? तो ये देखिए, ये है इसका नेट फोर्स F नेट। और आपको वर्टिकल से एंगल पूछा है तो मान लीजिए ये है थीटा। ठीक है, ये क्या है? थीटा। तो भाई टेन थीटा निकालने में क्या दिक्कत है? टेन थीटा इज दिस रो W माइनस रो जी इंटू वी इंटू ए अपॉन रो W माइनस रो जी इंटू वी इंटू जी। ये से ये कैंसिल हो गया, तो थीटा कितना आ गया? टेन इनवर्स ए अपॉन जी। आई बात समझ में? वो कंडीशन। और ये थीटा किस तरफ है? राइट, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, मगर अगर देखा जाए कि सिस्टम फाइनली कैसा नजर आएगा, तो सिस्टम नजर कुछ ऐसा आएगा। देखिए मैं बताता हूं। ये है ना, ये और ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया?
सो इट्स आंसर इज फर्स्ट, tan इनवर्स a अपॉन g एंड स्ट्रिंग विल बी ऑन द राइट ऑफ द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू। ये राइट जाएगा इसलिए सवाल पूछा गया है ये, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो और एग्जामिनर को मजा आए। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, अच्छा अगर देखा जाए, मैं बताऊं आपको, अगर वाटर की बात करें तो वाटर किधर जाएगा? अगर वाटर की बात करें, देखिए आपने पढ़ा था ना पहले, ग्लास स्लैब होता था, इसको हम इधर एक्सेलेरेट करते थे तो पानी कैसा हो जाता था, ऐसा, याद होगा। तो पानी यहां भी ऐसा ही होगा भाई साहब। अब वो भी थीटा इंक्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और पानी भी थीटा इंक्लाइंड हो जाए, मतलब अगर देखा जाए ये एंगल भी थीटा होगा, ये आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी। खैर मेरा सवाल तो इस पे था, तो आई थिंक आपको समझ में आया हो। अच्छे इसको बना लीजिए। ये हुआ शीट का सारा सवाल कंप्लीट। तो आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, कर लीजिए। एक सवाल और है, हम चाहते हैं कराना। एक सवाल और है, एक कंडीशन ही है बेसिकली, हम चाहते हैं उसको करा दें आपको ताकि ध्यान में रहे, क्योंकि कई बार सवाल उससे पूछा गया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं बताऊं आपको, एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये लिक्विड है, ठीक है, और इसमें और इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो है रो, ठीक है, और इसमें एक ये रखा गया है सॉलिड, ये, ठीक है, इसका डेंसिटी है रो एस, और ये तैर रहा है मतलब रो एस इज लेस देन रो, ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो है ये है एल, ठीक है, और ये जो है अंदर जो गया हुआ है वो है एक्स नॉट, ठीक है। हम आपसे कहते हैं कि ये किस इक्विलिब्रियम में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किस इक्विलिब्रियम में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। हम क्या किए कि इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिए, ऐसे, और छोड़ दिए, तो क्या करेगा? ये भी तो SHM करेगा, तो इसका भी तो अपना टाइम पीरियड होगा, वो कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं, निकालते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इस केस में अगर देखा जाए, मान लीजिए इसका जो ऊपर का एरिया है वो है A, वो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका वॉल्यूम V ले लीजिए, ठीक है। चलिए, और क्रॉस सेक्शन, अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया ही लीजिए, काम यही आएगा क्योंकि कटेगा भी वो। अगर देखा जाए तो इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या है, तो इसका मास ऑफ सॉलिड इंटू जी बराबर बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स कितना है भाई? तो रो इंटू एरिया इंटू एक्स नॉट इंटू जी, रो वी जी। अरे बचपन में कर चुके हो सवाल, ठीक है। अच्छा, जी से जी खत्म हो गया, रो एस कितना, एम एस कितना है? तो रो एस इंटू ए इंटू एल एक्स नॉट, ठीक है। तो क्या ए से कटेगा? बिल्कुल कटेगा भाई साहब। तो एक्स नॉट क्या हो जाएगा? एक्स नॉट हो जाएगा रो एस अपॉन रो इंटू एल। पहली बात तो ये, इसको लिख लीजिए, ये काम का चीज़ है, ठीक है। हालांकि मुझे ये काम का चीज़ लगा क्योंकि वो कैंसिल होगा। खैर,
अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है इसको हम क्या करते हैं, था तो ये यहां पे, समझिएगा बात, था तो ये ऐसे, हमने क्या किया इसको डिस्प्लेस करा और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिए, ये इसको नीचे लेके चले गए, हम डुबा दिए इसको, मतलब x नीचे लेके चले गए, x नीचे लेके चले गए तो ऊपर आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब इसके अंदर कितना चला गया, दैट इज x0 प्लस x, ठीक है। तो अब इस पे फोर्सेस क्या कैसे कैसे लग रहा है अगर देखा जाए, एक तो ये वाला फोर्स है दैट इज रो एस इंटू ए इंटू एल इंटू जी, इसका वेट, और दूसरा ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स। तो बॉइंट फोर्स कितना हो जाएगा, बॉइंट फोर्स हो जाएगा रो लिक्विड का एरिया इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स इंटू जी। मैंने डिस्प्लेस इसको ऐसे करा है तो दिस माइनस दिस करेंगे, ठीक है। सो एंड दैट विल बी द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी हमको इसी डायरेक्शन लेना चाहिए, तभी तो माइनस में आंसर आता है। सो रो एस इंटू ए इंटू एल इंटू जी माइनस रो ए इंटू एक्स नॉट इंटू जी माइनस रो इंटू व्हाट ए इंटू एक्स इंटू जी। आई थिंक आई एम करेक्ट, यस, इज इक्वल टू व्हाट, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसका, इसका मास कितना है, तो रो एस इंटू ए इंटू एल इंटू ए, दिस इज द एक्सेलरेशन। ओके, अगर आप गौर से देखो तो यहां पे रो एस ए एल और रो ए एक्स नॉट बराबर है, रो एस ए एल और रो ए एक्स नॉट बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे देखोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा आपका रो जी माइनस तो रहेगा ही, और नीचे ये आ जाएगा एक्स अपॉन रो एस इंटू एल, ये आई थिंक आई एम करेक्ट, रो एस अपॉन रो एल ये हो गया, हाँ ठीक है। तो दिस इज एक्सेलरेशन। क्या ये एक्सेलरेशन फिर एक्स का फंक्शन है, तो क्या ये एसएचएम कर रहा है, आंसर है हाँ कर रहा है, हमको तो यहीं देख के समझ में आ गया कि एसएचएम कर रहा है। नाउ कंपेयर इट विथ एसएचएम एक्सेलरेशन, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, रूट अंडर रो जी अपॉन रो एस एल, ठीक है। चलिए, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई रूट अंडर रो एस एल अपॉन रो जी, ठीक है। मेरा काम अब इससे नहीं हुआ, मेरा काम किससे होगा, यहां देखें, रो एस इंटू एल अपॉन रो को क्या लिखा हुआ है, रो एस इंटू एल अपॉन रो, तो रो एस इंटू एल अपॉन रो को क्या लिखा गया हुआ है, एक्स नॉट। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। अच्छा, कई बार सवाल इस एक्सप्रेशन पे भी आता है, आप घबराए नहीं, कई बार सवाल इसी एक्सप्रेशन पे मैंने देखा है, ठीक है ना। तो ये भी सही है, और हम जो सिंप्लीफाई करके लेके आ रहे हैं एक्स नॉट अपॉन जी, ये भी सही है, दोनों में से जो आ जाए वो सही है, वो यहीं से आता है। तो इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या आवश्यकता है, तो पहले इनिशियली कितना डूबा हुआ है एक्स नॉट, बस उसी चीज का आवश्यकता है, बाकी हमको किसी चीज का आवश्यकता नहीं है। आपको तो बस एक्स नॉट निकालना है, देख लीजिए, जी तो आपको पता ही होता है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स नॉट का आपको काम है। आई बात समझ में, लिख डालिए। इस तरह के सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं। अब मैंने वो भी देखा है, ये भी देखा है मैंने कई बार, क्योंकि दिया गया था ये कंडीशन और उसमें दिया गया था टाइम पीरियड जो है कौन सा एक्सप्रेशन सही है, तो एक ये दिया हुआ था, ये नहीं दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, तो ये सही था, ठीक है। अगर ये दिया हुआ तो ये सही है, लिख लीजिए इसको।
ठीक है, तो इस तरह पे डिफरेंट सिस्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल केसेस आपका यही था एसएचएम का। एसएचएम आज ऑफिशियली खत्म होता है। ठीक है, इसके टेस्ट होंगे बच्चे, तो टेस्ट आप इसको दीजिए, होप इसे सैटरडे को हो तो आप उस टेस्ट को दीजिए और अच्छे से नंबर स्कोर करिए। आई थिंक आपको समझ में आया हो। इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि अब जो शुरू करेंगे हम वो वेव शुरू करेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ वेव। प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, देखिए दुनिया में दो ही किस्म की चीज़ मौजूद है। एक तो है मतलब एनर्जी को ट्रांसफर दो ही चीज़ों के थ्रू किया जा सकता है, एक तो पार्टिकल, दूसरा वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर में खूब सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो पार्टिकल नेचर ही पढ़ रहे थे। अब वेव स्टार्ट होगा, उस वेव में भी हमको जो पढ़ना है वो साइन वेव पढ़ना है। ठीक है, तो साइन वेव कुछ नहीं है, वो एसएचएम का ही विस्तार रूप है। ठीक है, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि वेव पढ़ने के लिए एसएचएम का पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले आप एसएचएम को पढ़ लीजिए ढंग से। ठीक है ना, एग्जाम आता है, एग्जाम में स्कोर करिए अच्छे से। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में पूछिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वेव स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।